तो अभी हमने जो है क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, एंड उस क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट्स के बेसिस पे ही आज हम लोग तीन कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर दोस थ्री कंसेप्ट्स? ओशन करेंट्स, ठीक है, देन डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन द लोकल विंड्स। ठीक है, अब इनको हम लोग एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। अब इसके लिए हमें व्हाट आर द कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, ये अगर तीनों को अच्छे से समझना है तो हमें क्या क्या आना चाहिए। अभी हमें आना चाहिए प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स में वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है ना, ट्रेड विंड्स, वो सब। देन जेट स्ट्रीम्स, ये सब का यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड वाइज टेम्परेचर। मतलब अगर मैं ये कहूँ आपको कि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग वार्म एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेट जो है थोड़ा सा ठंडा होता है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा ना तो बहुत ज्यादा गर्म। फ्रिजिड की बात करें तो काफी काफी ठंडा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दैट इज वाई माई एक्सपेक्टेशन विल बी कि आप लोग इसको जब जब ये टर्म्स आए तो आप समझ जाओ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है ना, सो ये तीन हमारे हो रखे हैं। ग्रेट। अब पहले ओशन करेंट्स की थियरी समझते हैं कि है क्या ये। तो ओशन करेंट्स जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं सरफेस करंट। सरफेस करंट का मतलब ये आपका समुंदर है, ठीक है ना, और ये सी बेड है। दिस इज द सी बेड। तो इस केस में ये पूरा का पूरा ही समुंदर है। तो सरफेस करंट का मतलब जो कि सिर्फ सरफेस ऑफ द सी पे घूम रहा होगा, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ऐसे जो भी हो रहा है सारा मूवमेंट सरफेस पे हो रहा है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अ सरफेस करंट। जो कि अगर हम लोग टॉप व्यू देखे, अर्थ के ऊपर से अगर हम लोग देखे, तो हमें सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर ये सारे करेंट्स नजर आएंगे। वेदर दे आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और दे आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, वी विल बी एबल टू सी देम, दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग इनसाइड द वाटर। ठीक है ना, ये है सरफेस करंट। दूसरा है डीप ओशन करंट। ठीक है, द अदर वन इज डीप ओशन करंट। ठीक है, सो डीप ओशन करंट क्या है? डीप ओशन करंट है कि ये जो समुंदर है, ये जो हमारा सी बेड है, इसके बीच में देयर इज अ रोटेशन। ठीक है, इसके बीच में जो है ये जो लहरें है, ये ऐसे गोल गोल घूमती है अंदर। ठीक है, तो ये ओशन के अंदर हो रहा है, डीप ओशन में हो रहा है। सो दिस साइकिल विल बी कॉल्ड एज डीप ओशन करंट। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस करंट ही एग्जाम में आते हैं, डीप ओशन करंट नहीं आते। ठीक है, लेकिन जब हम लोग समझ रहे हैं तो इसका भी कंसेप्ट समझ लेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है डीप ओशन करंट का। फर्स्ट विल सी दिस, देन हम लोग सरफेस करंट पे जाएंगे जो कि एग्जाम में आता है। सो डीप ओशन करंट की अगर हम बात करें, तो ये सरफेस ऑफ द सी हो गया। लेट्स से दिस साइड इज पोलर रीजन। ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, दिस इज पोलर रीजन, एंड दिस इज अ लैंड एरिया। ठीक है, यहाँ पे कोई लैंड है। ठीक है, दिस इज द सी बेड। ठीक है, नाउ द फैक्टर्स ऑन विच द डीप ओशन करेंट्स डिपेंड आर वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है, उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके बाद सैलिनिटी ऑफ वाटर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर।
ठीक है, सैलिनिटी ऑफ वाटर मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट। वेरी गुड। सो टेल मी कि अगर हम लोग टैप वाटर ले, वो ज्यादा डेंस होता है, या सलाइन वाटर ले जो समुंदर से, वो ज्यादा डेंस होता है? विच वन इज डेंसर? सलाइन वाटर। ओके, सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ये समुंदर का पानी? सलाइन वाटर का डेंसिटी कितना होता है? नॉर्मल वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वेर एज समुंदर का होता है 1.3 ग्राम पर ml। ठीक है, ये 1 होता है, ये 1.3 होता है। दिस इज सलाइन वाटर। ठीक है, सो सलाइन वाटर इज डेंसर। सो अगर हम लोग समुंदर की बात करें, तो सलाइन वाटर नीचे होना चाहिए और रेगुलर वाटर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो भारी है। ग्रेट, नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अच्छा, उससे पहले ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग आइस की बात करें, ठीक है, सो अगर हमने आइस बनाया है, तो आइस के अंदर सॉल्ट ट्रैप हो सकता है या आइस के अंदर सॉल्ट ट्रैप नहीं हो सकता है? नहीं होता है। वेरी गुड। जो आइस होता है, ठीक है, आइस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, आइस जो होता है वो हमेशा फ्रेश वाटर का होता है, राइट? अब लेट से इस एरिया में 100 ग्राम का वाटर था, 100 ग्राम का सॉल्ट था, सॉरी। ठीक है, इस एरिया में 100 ग्राम का सॉल्ट है, इतने पानी में। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बिकॉज इट वाज अ पोलर रीजन होने के कारण यहाँ पे एक आइसबर्ग फॉर्म हो गया। हो ही सकता है, पोलर रीजन है, तो यहाँ पे आइसबर्ग फॉर्म हो गया। तो जब ये आइसबर्ग फॉर्म हुआ, तो ये जो 100 ग्राम का सॉल्ट है, अब वो रिमेनिंग ऑफ द वाटर में रहा, क्योंकि ऊपर का जो पानी है उसके अंदर अभी तो सॉल्ट होगा नहीं। इसका मतलब अब एरिया ऑफ वाटर कम हो गया और उसमें सॉल्ट अभी भी 100 ग्राम ही रहा। इसका मतलब विल दिस इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द वाटर ओवर देयर? यहाँ की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ की जब डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो होगा क्या कि ये जो ऊपर का पानी है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम डेंसर। तो डेंस हो गया, भारी हो गया, इसलिए वो नीचे आ गया। तो ऊपर के सरफेस से, रिपीट प्लीज, मैंने ये कहा, दिस एरिया ओवर हियर हैड saline water, बट, ठीक है, विच इज हैविंग लेट्स से 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये इतने पूरे एरिया में था, बट उसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो है ये आइसबर्ग में कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया। तो आइस बन गया, तो अभी इसका मतलब उस टोटल एरिया में से जो पानी था, अब उसमें 100 ग्राम का जो सॉल्ट है वो लेफ्ट ओवर वाटर में रहा, क्योंकि जितना आइस बन चुका है उसके अंदर तो अब सॉल्ट रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो जो पानी है, ठीक है, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी ना, बिकॉज उसमें पहले जो है, अंडरस्टैंड इन दिस वे, इसको एक ऐसे मेजर ले लो। पहले 100 ml था, उसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट था, मान लो ऐसा। अब क्या हुआ है कि इस 100 ml में से 50 ml फ्रीज हो चुका है। ठीक है, उस 100 ml में से 50 ml फ्रीज हो चुका है। अब उस बाकी बचे 50 ml में ही 100 ग्राम का सॉल्ट है ना। इसका मतलब प्रीवियसली इसकी जितनी सैलिनिटी थी 100 ml में 100 ग्राम, उससे ज्यादा, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना बेसिकली। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये और ज्यादा डेंस हो गया। दिस बिकेम डेंसर नाउ। अब ये डेंस हो गया तो क्या होगा? ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। समझ आ रही बात? अभी ऊपर से नीचे आएगा तो इधर वॉइड क्रिएट होगा, है ना? समझ रहे हो? ऊपर से जो पानी है वो अब नीचे आ चुका है। अब वो पानी डेंस होने के कारण नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ, ये वॉइड के कारण अब दूसरे तरफ से जहाँ पे लैंड एरिया था, उस एरिया से जो है इस वॉइड को पूरा करने के लिए पानी उस तरफ पुश होगा, और इसको पुश करवाने के लिए हेल्प करेगा ईस्टर्लीज। ठीक है ना, ईस्टर्लीज विल हेल्प दिस वाटर टू गेट पुश्ड ओवर हियर टू फिल अप द वॉइड ओवर हियर।
ठीक है। अब इसके वॉइड को भरने के लिए ये जहां से आया था वहां पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब उस वॉइड को भरने के लिए अब ये यहाँ से रोटेट करके अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सो एक साइकिल बन गया, है ना। अब नीचे जो पानी था, ये जो नीचे जो पानी था, इस पानी के अंदर डेंसिटी ज्यादा थी, मिनरल ज्यादा थे, सॉल्ट ज्यादा था, तो सारा न्यूट्रिशन इधर ही था। तो ये जब ऊपर वॉइड को भरने के लिए गया, ठीक है, उसके साथ साथ सारा का सारा न्यूट्रिशन ऊपर लेकर गया। समझ आ रही बात? तो जब ये न्यूट्रिशन ऊपर लेके जाएगा तो पीछे पीछे मछलियां जाएंगी। सो इसीलिए इसको बोलते अपवेलिंग जोन, द जोन वेयर वाटर और द कूलर वाटर कम्स ऑन द surface ऑफ द वाटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अपवेलिंग जोन। एंड ऑल द अपवेलिंग zones, ठीक है, ऑल द अपवेलिंग जोन्स इन द होल वर्ल्ड आर वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड्स। जहां जहां पे ऐसे पानी नीचे से ऊपर आएगा, वो सारे एरियाज अच्छे फिशिंग ग्राउंड बन जाएंगे। ये हमने कल भी देखा था, जब हमने अल नीनो नाल नीना पढ़ा था। जब गर्म पानी एक तरफ हट गया तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया। ठीक है, पढ़ा था ना, वो एक्चुअल में यही कंसेप्ट था डीप ओशन करेंट्स का। क्लियर है चीज? ओके, तो ये हो गया डीप ओशन करंट। ठीक है, सो डीप ओशन करंट जो है ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं तो ये देखो, डायरेक्टली आए ना आए, कभी कभार इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में लग जाएगा, इसलिए पढ़ना हमेशा अच्छा है। अभी जैसे अपवेलिंग जोन वाला बताया मैंने, तो कभी आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अपवेलिंग जोन जो है वो अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है बिकॉज ऑफ नीचे रीजंस ABCD। ठीक है ना, सो यू विल बी एबल टू चूज, इसीलिए पढ़ा दिया। ठीक है, सो अब दूसरा जो है दैट इज आर सरफेस करंट। ये जो सरफेस करंट्स होते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के अलग अलग नाम होते हैं। तो सरफेस करंट दो नेचर के होते हैं, दे आर इधर वार्म करंट्स और दे आर कूल करेंट्स और कोल्ड करेंट्स। ठीक है, सो वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। तो यही वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट अभी हमें पढ़ना है। ठीक है ना, सो इसके लिए भी बेसिकली कुछ कंसेप्ट है। कंसिडर दिस टू बी अ लैंड एरिया, ये एक लैंड एरिया है। कंसिडर दिस टू बी अनदर लैंड एरिया। ठीक है, दो तरफ से लैंड है। ठीक है, ऐसे कंडीशन कहाँ बनते हैं? इंडियन ओशन रीजन में, वहां पे 3 एरिया से घिरा हुआ था। फिर पैसिफिक ओशन में, जहाँ पे हमने रिंग ऑफ फायर देखा, उस एरिया में भी ऐसे घिरा हुआ था। ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे बीच से मान लो ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर जो बीच से पास कर रहा है, ये एग्जैक्टली मान लो इंडियन ओशन जैसे कंडीशन। ठीक है, वैसे तो किसी भी दो एरिया जहाँ पे दो लैंड्स है दोनों तरफ, उसके बीच में जो ओशन है वहां पे ये कंसेप्ट हर जगह पे लगेगा। not only in Indian Ocean, this can be applied in Atlantic Ocean also, in Pacific Ocean also, and Indian Ocean also. Everywhere the concept is same. ठीक है, अब इसको समझो। ये जो हमारा इक्वेटर है, इस इक्वेटर के दोनों तरफ से ईस्टर्लीज होते हैं, राइट? यस। सो ये जो ईस्टर्लीज है, ठीक है, ये जो ईस्टर्लीज है, ये क्या करेगा? कोई भी दो लैंड के बीच में जब ओशन होता है तो इसमें गर्म हवा जो है बीच में होती है, गर्म पानी, सॉरी गर्म हवा नहीं, गर्म पानी जो है बीचों बीच होती है। इसको जो है ऊपर से ईस्टर्लीज के कारण धक्का पड़ता है, और धक्का पड़ने के कारण ये जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, राइट? ऐसे ऊपर का गर्म पानी भी जाएगा, नीचे का गर्म पानी भी जाएगा। अब ये यहाँ पे लैंड को टकरा जाएगा। ठीक है, इट विल गो एंड इट विल हिट द लैंड, और उसके बाद इट विल टर्न टुवर्ड्स, ऊपर जो है नॉर्थ की तरफ टर्न मारेगा, नीचे जो है ये साउथ की तरफ टर्न मारेगा। समझ आ रही बात? सो एज इट इज वार्म, आई विल ड्रॉ विथ रेड। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला और यहाँ पे जाके ये ऊपर ऐसे टर्न मारा, यहाँ से निकला और ये नीचे जाके ऐसे टर्न मारा। ठीक है, सो जो ऊपर की तरफ टर्न मारा है, इसको कहते हैं नॉर्थ इक्विटोरियल करंट। इसको कहते हैं नॉर्थ इक्विटोरियल करंट। जो नीचे की तरफ टर्न मारा, इसको कहते हैं साउथ इक्विटोरियल करंट।
ठीक है, जो ऐसे बीच से निकला, यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ टर्न मारा, ये यहाँ से निकला और यहाँ से निकलकर इस तरफ टर्न मारा, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। इज दिस क्लियर? ओके। अब ये ऐसे घूमकर नीचे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे घूमकर ऊपर जाएगा, ठीक है। एक जो है नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस एरिया में और ऊपर इस एरिया में, ऊपर में होगा कैंसर, नीचे होगा कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई होगा और ऊपर भी इस एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई होगा, राइट? यस। सो नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब ट्रॉपिकल हाई पे होते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में ही सब ट्रॉपिकल हाई एंड उस जगह पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सो जेट स्ट्रीम मूवमेंट ऑफ अर्थ के साथ घूमता है ऐसा, वेस्ट से ईस्ट। समझा रही बात? ओके। सो व्हाट विल हैपन, ये जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है और जो जेट स्ट्रीम्स है, इसके कारण ये जो है ये इस तरीके से ऐसे मुड़ेगा और ये भी ऐसे नीचे से ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। ये इधर से मुड़ रहा है, ये इधर से मुड़ रहा है। समझ आ रही बात? यस। अब ऐसे मुड़ने के बाद ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा एंड दिस विल मेक अ लूप लाइक दिस। ये लूप ऐसे चल रहा है और ये लूप ऐसे चल रहा है। कोई डाउट इसमें? अब ये जब नीचे से ऊपर जाता है, इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स हीट। इतना घूम रहा है, इतने घूमने के कारण इसने अपना सारा का सारा हीट जो है लूज कर दिया। वैसे ही ऊपर वाला जो है ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इतने घूमने में उसने अपना सारा हीट लूज कर दिया। इसीलिए जो नीचे पार्ट में आता है दैट इज ऑलवेज कोल्ड करेंट, और ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे दिस विल ऑलवेज बी कोल्ड करेंट। ये बात समझ में आई? सो दिस विल ऑलवेज हैपन बिटवीन टू लैंड मासेस एंड बीच में जब भी समुंदर हो, तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है और बीच वाला जो एरिया है उसमें ऐसा कुछ फिनोमिना होगा। तो यही अब हमें अच्छे से स्टडी करना है। इज दिस कंसेप्ट विच आई टॉट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे मैप पे, ठीक है। अब देखो कहाँ से शुरुआत करें। मेरा फेवरेट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इसलिए क्योंकि अटलांटिक ओशन एस शेप में होता है। अटलांटिक ओशन कैसे शेप में होता है? एस शेप में होता है, और मेरा नाम एस से शुरू होता है, इसलिए मेरा फेवरेट अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसमें सारे लैटिट्यूड्स देख लो। ये अपना इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेटर। यहाँ पे एक लैंड मास है और यहाँ पे दूसरा लैंड मास है। दो लैंड मास के बीच में जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा वो वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। अच्छा, उससे पहले, ठीक है, विल अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ये जो हवा यहाँ से निकलकर इस डायरेक्शन में गया था और यहाँ से निकलकर इस डायरेक्शन में जो गया था और यहाँ पे जब जाके यहाँ पे टर्न मारा, होता क्या है कि कुछ पानी यहाँ पे अटक जाता है, ठीक है। जब ये लैंड को मारता है ना, तो लैंड को टकराने के बाद सारा का सारा पानी टर्न नहीं मारता, कुछ वहां पे अटक जाता है। अब कुछ यहाँ पे जो पानी अटक गया है, ये क्या करेगा, जहां से ये पानी निकल कर आया था उस एरिया में वॉइड क्रिएट हो गया होगा ना। अब यहाँ पे तो खाली जगह हो गई थी जहां से निकल कर आए थे, समझ में आ रही बात? तो ये जो पानी यहाँ पे बच गया है ये फिर दूसरे तरफ इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, ठीक है, जस्ट लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे देयर इज अ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अगर ऐसे इस तरफ से जा रहा है, ऐसे इस तरफ से जा रहा है, तो इनके ऑपोजिट में एक करंट ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी टू फिल अप दिस वॉइड, इस वॉइड को भरने के लिए। ये समझ में आया? ओके। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
अब देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस टू एरियाज। ये यहाँ से जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल करंट ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। यस। अब मैंने क्या कहा कि जब ये ईस्टर्ली के धक्के से, ठीक है, ऐसे इस धक्के से ये इस तरफ ऐसे आकर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो हमेशा वार्म करंट होते हैं। तो इस मैप में आपको जहां जहां पे रेड कलर दिख रहा है वो सब वार्म करंट्स है, और जहां जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है वो सब कोल्ड करंट्स है। ठीक है, तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जाकर ये यहाँ से ऐसा टर्न मार रहा है। इसका नाम क्या है इस वार्म करंट का? गल्फ स्ट्रीम। वाई गल्फ स्ट्रीम? क्योंकि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है ये। दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मेक्सिको। और क्योंकि ये वहां से ऐसे टर्न मार रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। समझ आई बात? तो ये गल्फ स्ट्रीम कैसा है? ये एक वार्म ओशन करंट है। सिमिलरली ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट नीचे की तरफ टर्न मारा था, नीचे की तरफ टर्न मारने पे ये जो कंट्री को ये लगकर टर्न मार रहा है, ये कंट्री है ब्राजील। ये ब्राजील के कारण इसका जो नाम है ये है ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट कैसा है? वार्म है। समझ आई बात? ओके। अब ये ऊपर और नीचे हमने टर्न मारते हुए देख लिया। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये पूरा, ठीक है, ये तो देखो ये 30 है। ठीक है, तो इस एरिया में हाई प्रेशर होगा, और ऊपर ये 60 है, तो 60 से 66 के बीच में जो है यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो फिर यहाँ पे ये हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ क्या जाएंगी? वेस्टर्लीज। वेरी गुड। ठीक है, ये हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ जाएंगी वेस्टर्लीज। सो वेस्टर्लीज जाने के कारण, ठीक है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से इधर गया, और यहाँ के बाद क्या होगा? यहाँ के बाद क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज का धक्का लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट, एक ड्रिफ्ट होकर ये और ज्यादा ऊपर की तरफ चले जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लैंड होता तो ये पक्का नीचे की तरफ टर्न मार लेता, अभी भी मार ही रहा है। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ से एक टर्न ये नीचे भी मार रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज है और वेस्टर्लीज काफी स्ट्रांग होती है, इसीलिए एक इसका ऑफशूट ऊपर की तरफ भी गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण ये जाता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे। अब ये क्या जा रहा है? गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन है ना, तो बिकॉज इट इज गल्फ स्ट्रीम का एक्सटेंशन, इसलिए ये भी क्या होगा? वार्म होगा, जो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, so as it is extension of Gulf Stream because of the push of the westerlies, it is called as, it is a warm ocean current। ठीक है, तो ये नीचे से जो ऊपर की तरफ गया, इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट। वाई नॉर्वेजियन? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंट्री है ये नॉर्वे है। ठीक है, तो नॉर्वे के कारण उसको नॉर्वेजियन करंट बोल रहा है। एनी डाउट्स हियर? ओके। अब मेरे को ये बताओ, ये जो एरिया है, ये एरिया कैसा एरिया है ऊपर की तरफ? फ्रिजिड या कोल्ड या पोलर एरिया है? ओके। ये जो है ये आर्टिक सर्कल है। आर्टिक सर्कल पे लो प्रेशर होता है, ठीक है ना, और ऊपर जो पोलर रीजन है वो हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ से पोलर ईस्टर्लीज निकलती है ऐसे। ब्लैक वाले वार्म है या कोल्ड? तो मैं बताता रहूंगा ना। अभी जैसे यहाँ से जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ गया, वो वार्म है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से टर्न मार के नीचे आएगा ये कोल्ड होगा। ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव लर्नड। लेकिन रुको, सुनो, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पोल एरिया है ये हाई प्रेशर है, और ये जो हमारा आर्टिक सर्कल है ये हमारा लो प्रेशर है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ईस्टर्लीज आती है ऐसे, पोलर ईस्टर्लीज। यस।
सो ये पोलर ईस्टर्ली के कारण, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, यहाँ से ऊपर से जो नीचे की तरफ इधर आ रहा है, दिस इज ग्रीनलैंड करंट। और वैसे ही ये कनाडा है, दिस इज कनाडा। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में से एक और करंट दिख रहा है, इज कॉल्ड एज लैब्राडोर करंट। एज दिस टू आर कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन, ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड एज, और दे आर बेसिकली कोल्ड करेंट्स, जो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। समझ आई बात? अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। अगर मैं इतने एरिया का लैटिट्यूड देखूं, इधर का लैटिट्यूड और इधर का लैटिट्यूड, ये दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, ये दोनों गोला। सो सेम लैटिट्यूड पे अगर दो जगह है, तो नॉर्मली उधर का क्लाइमेट कैसे होना चाहिए? इफ टू रीजन्स आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, हाउ शुड द क्लाइमेट बी? इट शुड बी सेम, इट शुड बी सिमिलर। बट यहाँ पे ये जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, इस एरिया में जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज के पास कोस्ट है। ठीक है, और ये सारे के सारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं? टेम्परेट जोन में लाई कर रहे हैं, और दैट टू टुवर्ड्स द पोल। तो टुवर्ड्स द पोल होने के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनका जो पानी है, जो भी कोस्ट में वाटर है, वो सब जम जाना चाहिए। लेकिन नहीं जमते। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में ये नहीं जमते। वेराज यहाँ पे जो कनाडा का कोस्ट है, ये पूरा जम जाता है। ठीक है, सो व्हाट माइट बी द रीजन, इवन दो दे आर इन द सेम लैटिट्यूड, बट एज वी कैन सी, ये जो नॉर्वेजियन करंट है, ये एक वार्म करंट था, जो कि गल्फ स्ट्रीम का एक्सटेंशन था ऊपर की तरफ। तो क्योंकि ये एक वार्म करंट था, इसीलिए इसने क्या है कि विंटर में ये यूरोपियन कंट्रीज के इस पानी को फ्रीज होने से बचा लिया है। इट प्रोटेक्ट्स द ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम गेटिंग फ्रोजन अप ड्यूरिंग द विंटर्स। It is because of the warm ocean current called as a Norwegian current. Whereas on the other hand, if we see Canada, so Canada के साइड से आ रहा है Labrador current, which is a cold current. So as it is a cold current, because of its influence, यहाँ पे ये सारा का सारा जो पानी है, ये जम जाता है. So even though they lie in the same latitude, but due to the presence of ये ocean currents, which is one is warm, other is cold, because of that they have difference in their climatic conditions. क्या ये बात समझ में आई? ओके, सो एज स्टेटेड अर्लियर, ये गल्फ स्ट्रीम के बाद यहाँ से इधर तक आया, एक इसका ऑफशूट ऊपर चला गया जो कि वार्म था। ठीक है, देन इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स वार्म। ठीक है, इसका सारा का सारा जो हीट है वो सब चला गया है। अब ये जब टर्न मार कर नीचे आएगा तो ये होगा कैनरी करंट। ठीक है, ये है हमारा कैनरी करंट। हरी बात समझ में? ओके, वैसे ही ये नीचे से आया है यहाँ पे ब्राजील करंट। ठीक है, ब्राजीलियन करंट, जो कि वार्म ओशन करंट था, क्योंकि यहाँ से वार्म निकला था और ये वार्म नीचे की तरफ भी कंटिन्यू हुआ, ब्राजीलियन करंट। नाउ अगर हम लोग नीचे एंटार्क्टिका के ऊपर ये वाले एरिया की बात करें, ये एरिया में कोई भी लैंड मास दिख रहा है क्या? इज देयर एनी लैंड मास इन दिस एरिया? बिकॉज अगर हम लोग ऊपर की बात करें, यहाँ पे बहुत सारा लैंड मास था, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है वो नीचे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऊपर लैंड मास बहुत था, नीचे कोई लैंड मास नहीं है। सो नीचे लैंड मास ना होने के कारण, ठीक है, और दूसरा, हमने कल जो जेट स्ट्रीम्स पढ़ी थी, तो जेट स्ट्रीम हमने एक पोल्स पे पढ़ी थी और एक सब ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ी थी। तो ये मान लो अंटार्कटिका है। सो अंटार्कटिका के इस आर्टिक सर्कल वाले रीजन में, यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम्स चलेंगी, इनको कोई भी लैंड वाले एरिया का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये जितना भी एरिया है, यहाँ पे एक ओशन करंट बहता है, जो कि इस तरीके से पूरा ऐसे सर्कुलर वे में गोल गोल घूमता है, ऐसे। ठीक है, इट कैन ट्रेवल, वैसे थोड़ा गलत बना दिया मैंने ये ऐसे जाकर ये ऐसे पीछे से आएगा ना। ठीक है, सो इट कैन ट्रेवल without obstructing any land area, hence it can travel in a very very straight line. इसको बोलते हैं
वेस्टर्न ड्रिफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ड्रिफ्ट, कोल्ड वेस्टर्न ड्रिफ्ट। ये जो कोल्ड वेस्टर्न ड्रिफ्ट है, ये अंटार्कटिका का सरकम पोलर है। सरकम पोलर मतलब पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ऐसे गोल गोल घूम सकता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे इस एरिया में कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, इसलिए पूरा ऐसे गोल गोल घूम सकता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, क्योंकि ये पोलर एरिया में, ये इसलिए पूरा का पूरा ठंडा है। तो ये जो है वेस्टर्न ड्रिफ्ट, ये पूरा का पूरा ठंडा ओशन करंट है। समझ आ रही है बात। अब क्या है कि इसी के वजह से ये वार्म होने के कारण, ठीक है, वेस्टर्न की वेस्ट वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना। यस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये ब्राजील वाला जो है ये वार्म था, मोजाम्बिक वाला जो है वार्म है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है। ये सारे इतने वार्म होने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट जो है बहुत ही तेज रफ्तार से चलता है, और ये इनको इसके आर पार जाने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ द वार्म ओशन करंट टू क्रॉस थ्रू द वेस्टर्न ड्रिफ्ट करंट। ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट करंट जो है बहुत ही तेजी से घूम रहा है, और ये इसको भी यहाँ से ऐसे टर्न मरवा कर ऊपर भेज देता है, यहाँ से टर्न मरवा कर ऊपर भेज देता है, यहाँ से इसको भी टर्न मरवा कर ऊपर भेज देता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके कारण अंटार्कटिका 12 महीने एकदम ठंडा रहता है, वहां का टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं आता। समझ आ रही बात। यस। तो यहाँ से ये ऐसे गोल घूम गया, और यहाँ से गोल घूमकर इसके बाद जो है ये कोल्ड करंट बेनेंजुला, ठीक है, कोल्ड करंट यहाँ पे बेनेंजुला, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था कैनरी करंट, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बेनेंजुला करंट। बेनेंजुला क्यों, बिकॉज यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है बेनेंजुला। तो यहाँ पे कंट्री था जिसका नाम था ब्राजील, ठीक है। अब जो भी कंट्री के नाम से है ना, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी टू लोकेट फॉर अस, ठीक है ना। तो एग्जाम में कौन से वाले आते हैं जिसमें आपको कंट्री का नाम नहीं पता चलता, ये जैसे कैनरी करंट, ये आपकी कंट्री के ऊपर नहीं है। लैब्राडोर करंट कंट्री के नाम से नहीं है, ठीक है ना। ये गल्फ स्ट्रीम कंट्री के नाम से नहीं है। अब ये जैसे नॉर्वेजियन हो गया, ये नॉर्वे के नाम से, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ब्राजीलियन हो गया कंट्री के नाम से, वेनेजुला हो गया, नहीं आएगा ये सब, ठीक है ना। तो जो मतलब कंट्री के नाम पे नहीं है, ठीक है, जो अजीब अजीब नाम दे रखे, जैसे ये एल्गुलास करंट, ये इस तरफ एल्गुलास, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। लैब्राडोर करंट आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पेरू दिख रहा है, ये पेरू भी कंट्री का नाम है, ये वाला नाम नहीं आता एग्जाम में, लेकिन पेरू का एक और नाम है, पेरू का एक और नाम है, उसको बोलते हैं हमबोल्ट करंट। क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ऐसे आएगा, जैसे हमबोल्ट करंट वार्म करंट, ठीक है ना, ब्राजील वार्म करंट, मोजाम्बिक वार्म करंट, ठीक है, एल्गुलास वार्म करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमबोल्ट जो है पेरू, क्या था ये, कोल्ड था, तो ऐसे ये होगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द इक्वेटोरियल जोन, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर जो भी है, ऊपर है या एकदम नीचे है, वो हमारे आंसर होंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे एंड में, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस, कल के भी बाकी है, आज के भी, ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये हो गया बेनेंजुला, तो ये बेनेंजुला वाला जो है ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करूँ, ठीक है, अरे यार, ये एक आइलैंड दिख रहा है इधर, इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। ब्रिटेन का कंट्रोल है क्या उस पे, अरे नहीं यार। अब ध्यान से देखो, ये जो वेस्टर्न ड्रिफ्ट था, ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट से अब एकदम सीधा सीधा जो जा रहा है, कभी कभार हवा है ना, हवा तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, उसमें से एक करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है। अब क्योंकि ये ठंडा था, तो इसका जो ऐसे एक ऑफशूट बाहर निकल गया, वो भी ठंडा होगा,
ठीक है ना। तो ये ऐसे चलते चलते एक दो जगह पे और ऐसे ऑफशूट्स निकलते हैं। तो इसमें से एक ये ऑफशूट है। तो ये जो ऑफशूट है, ये ऑफशूट यहाँ से ऐसे जाकर ये फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर यहाँ से निकलता है। दिस इज कॉल्ड एज फॉकलैंड करंट। ये इसमें मार्क नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फॉकलैंड करंट। नेचर क्या होगा इसका, वार्म या कोल्ड? कोल्ड, क्योंकि ये ऑफशूट से आ रहा है। समझ आ रही बात? अब एक और चीज ध्यान से सुनो। जहां पे भी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते हो, वार्म और कोल्ड एक एरिया में, वो एरिया बहुत अच्छी फिशिंग ग्राउंड होती है। एक तो इधर हो गया, ठीक है, जहाँ पे फॉकलैंड करंट और ब्राजीलियन करंट मिला, और एक इधर हो गया जहाँ पे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रहे थे। ये दोनों एरियाज जो है बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स है। ऐसे एक और एरिया है, कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा? पूरा स्कैन करो। यस, एक ओशियो और कुरोशियो, ठीक है। उधर ओशियो आ रहा है ऊपर से, नीचे से कुरोशियो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये भी बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है। सो वेर एवर द वार्म एंड द कोल्ड ओशन करेंट्स इंटरसेक्ट, ठीक है, दोज एरियाज आर लाइक्ड वेरी मच बाय द फिशेस, ठीक है। तो दे बिकम वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके। तो ये हो गया फॉकलैंड करंट। इससे हमारा सारा का सारा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था, साउथ अटलांटिक ओशन में था, दोनों हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो एक और बार देख लो। यहाँ से ऐसे जो ऊपर की तरफ गया था वो गल्फ स्ट्रीम था। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज, इसका एक ऑफशूट ऊपर की तरफ निकला था, दैट इज नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही एक पार्ट नीचे की तरफ जो आता है, जो कि इस साइकिल को कंप्लीट करता है, दैट इज कैनरी करंट, जो कि कोल्ड है। सिमिलरली नीचे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, उसमें से निकलता है ब्राजील। ब्राजील जो है वार्म है। उसके बाद यहाँ पे जो वेस्टर्न ड्रिफ्ट है, इसका ही एक ऑफशूट ऊपर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट के बाद यहाँ पे साउथ अटलांटिक, जैसे आपको ये ड्रिफ्ट दिख रहा है, ठीक है, वेस्टर्न से ही एक और ड्रिफ्ट ऐसे निकल रहा है, ये इसको मोड़ देता है, ब्राजीलियन वाला मुड़ जाता है, और ब्राजीलियन मुड़कर ऐसे वापस से अपने पेरेंट एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कोल्ड करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेनेजुला करंट, ठीक है ना। नाउ एज आई हैड टोल्ड यू एकदम स्टार्टिंग में, कि ये जहां से ऐसे निकल ले, वहां पे एक वॉइड क्रिएट होगा। ये यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल यहाँ से निकला था, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होगा। इन वॉइड्स को भरने के लिए क्या होता है? इन वॉइड्स को भरने के लिए क्या होता है? एक काउंटर करंट आता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो कैन यू सी अ इक्वेटोरियल काउंटर करंट ओवर हियर, ये वाला? यस। तो ये जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये ऐसे नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे एक कंट्री है, जिनिया, ठीक है। एक वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है, जिनिया। तो ये जो साउथ, ये क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, इस इक्वेटोरियल काउंटर करंट का नाम है जिनिया करंट, ठीक है। उसका नेचर क्या होगा? इक्वेटोरियल बेल्ट पे है। इक्वेटोरियल बेल्ट पे है तो ये वार्म होगा, ठीक है। तो ये वार्म करंट है, जो कि यहाँ पे जिनिया की तरफ आ रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे दो लिखे नहीं थे जो मैंने आपको बताया। एक मैंने यहाँ से बताया आपको फॉकलैंड, और दूसरा यहाँ से बताया जिनिया। कोई डाउट? ओके। तो ये हमने कर ली अटलांटिक ओशन की बात। अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। अब पैसिफिक ओशन दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, एक ऐसा है, और इसका बाकी आधा इधर से है ना। ये साइड और ये साइड ऐसे पीछे से ऐसे मर्ज हो जाएंगे। समझ आ रही है बात सबको? तो यहाँ पे ये है लैंड वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये है लैंड वाला हिस्सा। तो इनके बीच में अभी हमें इंटरेक्शन देखना है, ठीक है। सो एक चीज समझना है यहाँ पे, कि जो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलकर इधर से दूसरे तरफ से अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से घूमकर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। आई होप समझ में आ रही है बात।
ओके, हाँ स्नेक गेम, राइट। ठीक है, वो जो पहले नोकिया में आता था, वो वैसा स्नेक गेम। हाँ, चलो देखो इधर। सो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, तो यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से निकलता है, ये यहाँ से ऐसे अंदर आया, और ये जापान की तरफ मुड़ जाता है। ये है जापान। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये है जापान। तो जापान की तरफ ये मुड़ गया, तो ये जापानीज नाम है कुरोशियो। कुरोशियो मतलब वॉर्म। ठीक है, कुरोशियो का मतलब वार्म होता है। तो ये वार्म करंट है, ये यहाँ से ऐसे इस तरफ चला गया। ठीक है, अब ऊपर से, क्योंकि ये पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन से नीचे की तरफ जो है, ड्यू टू पोलर ईस्टर्लीज, एक और ऊपर से करंट आता है, दैट इज ओशियो। तो कुरोशियो और ओशियो, ये दोनों करंट का यहाँ पे इंटरेक्शन है, इस जगह पे फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद ये बिकॉज हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वाला एरिया है, यहाँ से इसके फोर्स से ये ऐसे टर्न मारेगा, और ऐसे टर्न मार के ये यहाँ से वापस ऐसे नीचे की तरफ आएगा। जब ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये यूएसए के कोस्ट से आ रहा है, यहाँ पे यूएसए है। सो ये जो है, ये कैलिफोर्नियन कोस्ट है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट जो है, ये कोल्ड करंट है, क्योंकि वो घूम कर वापस इसकी सारी वार्म वार्म खत्म करके, सारी हीट खत्म करके नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैलिफोर्नियन करंट। ठीक है, तो इससे हमारा ऊपर का साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे अलास्का दिख रहा है। ठीक है, अलास्का करंट। अब ये जो अलास्का करंट है, इस एरिया में वेस्टर्लीज होते हैं। इस वेस्टर्ली के कारण ये यहाँ से निकला तो था, लेकिन क्या है कि क्या ये कंट्री के अंदर ऐसे घूम, मतलब लैंड के अंदर ऐसे घूम पाएगा? नहीं। तो ये लैंड से टकरा कर इसको ऐसे टर्न मारना पड़ा, जिसके कारण इसका शेप ऐसा हो गया है। ठीक है ना? सो जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो गल्फ स्ट्रीम का ऑफशूट था, जो कि यहाँ पे जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरह ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही ड्रिफ्ट करने की कोशिश हुई थी। अगर यहाँ पे लैंड नहीं होता तो जाता ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लैंड आने के कारण इसको यहाँ से ऐसे मुड़ना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड एज अलास्का करंट, बट दैट विल आल्सो नॉट कम इन एग्जाम, बिकॉज ये अलास्का उधर है, अलास्का के नाम पे आ गया। तो अलास्का के नाम पे आ गया, तो मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ आ रही बात? ओके, अब सदर्न पार्ट देखते हैं। ये है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से ऐसे घुसकर ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये हमने कल पढ़ा था। हमने अल नीनो ना नीना देखा था। तो ला नीना इफेक्ट में जो हमने सदर्न ऑक्सीलेशन की बात की थी, सदर्न ऑक्सीलेशन में जो यहाँ पे बाढ़ हुई थी, ये इसी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट के कारण हुई थी। वार्म इस तरफ हिल गया था, वहां पे ऊपर चलकर बारिश हुई थी, वो इसी के कारण हुई थी। ठीक है, जब इस तरफ ये ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन करंट आता है, तो पेरू के तरफ अपविलिंग जोन बनती है ना, गर्म पानी हट गया, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ गया। तो ये जो अपविलिंग जोन है, वहां पे बहुत अच्छे फिश पाए जाते हैं। यस, तो ये जो है, ये पेरू का कोस्ट, इसलिए अपविलिंग जोन था। ठीक है, यहाँ पे जो इस टाइम पे फिशिंग हो रही है। Now this Peru current which you can see over here, it is also called as Humboldt current. ठीक है, it is called as Humboldt, Humboldt, Humboldt current. Noted? Great. So far so good. Any doubt so far? कौन सा ओशन बचा है? नॉर्थ अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया। ये थियरी और कहाँ लग सकती है? इंडियन ओशन में। वेरी गुड। तो जो इंडियन ओशन में है, ठीक है, इंडियन ओशन में नीचे वाले हिस्से में तो यही सेम कंसेप्ट पूरा का पूरा लग जाएगा।
ठीक है, जो इंडियन ओशन बचा है, इस इंडियन ओशन में जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, ये नीचे वाले हिस्से में तो बहुत इजीली लग जाएगा। यहाँ से जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट गया आगे, और साउथ इक्वेटोरियल करंट जाने के बाद, इफ यू रिमेम्बर, कल हमने ऐसा देखा था ना कि ये इंडिया है, और बिकॉज बीच में लैंड मास आ गया, इसलिए जो साउथ वेस्टर्न मानसून है वो यहाँ से जाकर आधा ऐसे टर्न मारा था। इसका मतलब जब भी बीच में लैंड आता है तो हवा या पानी अपने आप को बाइफरकेट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे आपको साउथ इक्वेटोरियल करंट दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। ठीक है, एक आपको एग्युलस करंट दिखेगा, दूसरा आपको मोजाम्बिक करंट दिखेगा। दोनों वार्म है, बस वो क्या हो गया कि वो अपने आप को बाइफरकेट कर दिया उसने। समझ आ रही बात? यस, ये बाइफरकेट कर दिया बिकॉज बीच में क्या आ गया, ये कौन है? मेडागास्कर। वेरी गुड। ठीक है, कई लोग उसको मोजाम्बिक बोल देते हैं क्योंकि ये मोजाम्बिक करंट है। मोजाम्बिक है किधर एक्चुअल में? मोजाम्बिक इधर है, एकदम इस कोने में, इधर है मोजाम्बिक। तो इसका नाम जो है मोजाम्बिक इस तरफ दिया हुआ है ऐसे ही, मतलब सी, इट इज नॉट दैट कि यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है वैसे ही चलता है। ये कई बार ऐसे भी आ जाता है यहाँ से, उस कोस्ट के वहां से। ठीक है ना? सो डोंट गो बाय जस्ट द डायरेक्शन। मोजाम्बिक डेजर्ट? मोजाम्बिक डेजर्ट नहीं है, मोजावे डेजर्ट है। मोजावे डेजर्ट इधर है। ठीक है, मोजावे है वो अमेरिका में। ठीक है, सो ये जो है ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ गया, और दूसरा यहाँ से निकल कर इधर आ गया। फिर जैसे मैंने ऑफशूट बताया था, ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट का, वेस्टर्न ड्रिफ्ट का जो ऑफशूट है, ये इसको धक्का मारेगा, और धक्का मारने से ये नीचे से जो है ऐसे अपविलिंग जोन बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट, इफ यू रिमेम्बर दिस ऑल्सो वी सॉ यस्टरडे। ठीक है ना? यस। सो इसके वजह से यहाँ पे जो है अपफिलिंग जोन बनेगा, और अपफिलिंग जोन के कारण ये सारे एरियाज में जो है फिशिंग होगी, फिशिंग फेस्टिवल चलेगी। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ से जाकर नॉर्मल एसेंस में ऐसे टर्न मारना चाहिए, लेकिन बीच में क्या है कि ऐसे तो ऐसे पूरा घूम कर आ नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पे दो ऐसे छोटे छोटे बनेंगे। एक ऐसे जाकर यहाँ से घूम जाएगा, और एक यहाँ से जाकर ऐसे बे ऑफ बंगाल में घूम जाएगा। एक अरेबियन ओशन में घूम रहा है और दूसरा बे ऑफ बंगाल में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट जैसे हमने पढ़ा था। यहाँ पे पूरा टर्न मार पा रहा था इसलिए मार रहा था, यहाँ पे पूरा टर्न मार पा रहा था इसलिए मार रहा था। यहाँ पे दो ऐसे छोटे छोटे टर्न मार रहे बिकॉज इंडिया बीच में आ गया। समझ आ रही बात? तो इसलिए दो छोटे टर्न है। ठीक है, कोई डाउट? लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जैसे ही हमारा ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, तो हमारा रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाता है ऐसे डायरेक्शन में। यस। सो व्हाट हैपेंस इज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, ये कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। ओके। नाउ ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस रिट्रीटिंग मानसून विंड्स, ये क्या है देखो, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा इसको ऐसे आगे टक्कर मार रहा है इस डायरेक्शन से ऐसे। तो क्या होगा कि हमारे समर के टाइम पे तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा विंटर आएगा, जब हमारे यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होगी, ये इस डायरेक्शन से ईस्टर्ली इसको धक्का मार के इसको एंटी क्लॉकवाइज बना देगा। इसलिए 6 महीने ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये क्लॉकवाइज घूमता है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में भी नहीं वैसे तो, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। और जो बाकी 6 महीना जिसमें रिट्रीटिंग मानसून होता है, उसमें इसको उल्टा कर देता है। ऐसा और कहीं नहीं होता, एक इंडियन ओशन में ही ऐसा हो रहा है। समझ आई बात? ओके। अब हमने गुयाना देख लिया, फॉकलैंड देख लिया, हम्बल्ट देख लिया। ठीक है, बाकी हमने, एक बार आप लोग नजर मार लो, कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज द थियरी दैट वी हैव लर्नड एवरीवेयर इट इज बीइंग फॉलोड। कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, सब कुछ देख लो।
एनी डाउट एनीवेयर? ओके, एक बार हम सारे के सारे ना वार्म ओशंस देख लेते हैं, वार्म ओशन करेंट्स देख लेते हैं। एक गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म था, एक नॉर्वेजियन जो है ये वार्म था, ब्राजीलियन वार्म था, एग्युलस जो है ये वार्म है, मोजाम्बिक वार्म है, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ओशन करंट वार्म है, और कुरोशियो वार्म है। ठीक है ना, ये सारे वार्म ओशन करेंट्स है, और एक अलास्का भी वार्म है। ठीक है, तो दिस आर ऑल वार्म ओशन करेंट्स। नाउ कोल्ड ओशन करेंट्स देखते हैं। कोल्ड ओशन करेंट्स में कैलिफोर्नियन करंट है, पेरू या हम्बोल्ट करंट है, बेनेंजुला करंट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ठीक है, ऊपर ओरिशियो करंट है, इधर लैब्राडोर है, और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, इधर कैनरी भी है। ठीक है, सो दिस आर द कोल्ड ओशन करेंट्स। ठीक है, इसके सिवाय यहाँ पे जो एक हमने मिस कर दिया वो है फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट भी कोल्ड ओशन करंट है, राइट? ग्रेट। अब इस हिस्से से क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। नाउ बेस्ड ऑन ओशन करेंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ओशन करेंट्स, अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जहां पे भी वार्म ओशन करेंट्स होंगे, वो जिस भी कोस्ट पे जाएगा, जनरली वो कौन से कोस्ट पे जा रहा है, एक कॉन्टिनेंट के, अच्छे से देखो और बताओ, ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे, कौन से कोस्ट पे जा रहा है वार्म ओशन करेंट्स? सब में ईस्टर्न कोस्ट पे जा रहा है। देखो, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, तो ये जो ब्राजील है ये वार्म वाला है, तो ये इस तरफ है, तो सारी बारिश इधर होगी। ये भी इस तरफ है, तो इधर बारिश होगी। यहाँ पे भी इधर बारिश होगी, राइट ना? यहाँ पे भी इस तरफ बारिश होगी। ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड, सारे के सारे जो हमारे कोल्ड ओशन करेंट्स है वो कौन से साइड में? वेस्टर्न साइड में। नाउ कोल्ड ओशन करेंट्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड ओशन करंट का मतलब इट इज वेरी कोल्ड, इसीलिए वहां पे जो है बहुत ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो जहां पे बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होगा? ड्रॉट कंडीशंस आएंगे। एंड ऐसे हर साल बनेगा तो फिर धीरे धीरे ड्रॉट होते 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 क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म डेजर्ट, right? It will lead to formation of desert. That is why most of the deserts in the world you will always find in the western part of the continent. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्या, सारे ही। ठीक है, दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स है वो हमेशा ही वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका में यहाँ पे 3 डेजर्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, उसके नीचे मोजावे डेजर्ट है, और चिनियाउन डेजर्ट है। अगर हम लोग इधर आए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अटकामा डेजर्ट है, उसके नीचे पैंटागोनियन डेजर्ट है। ठीक है, अटकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही किसी को रैंडमली पूछ लिया कि दुनिया का ड्राईएस्ट डेजर्ट क्या है, ठीक है, तो वो सहारा डेजर्ट बोल देता है। सहारा वार्मेस्ट है, ठीक है, सबसे गर्म है, बट ड्राईएस्ट पूछा मैंने। ड्राईएस्ट जो है वो अटकामा डेजर्ट है, जो कि यहाँ पड़ता है। ठीक है, दिस इज अटकामा, दिस इज पेंटागोनियन। ठीक है, अटकामा ड्राईएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और पेंटागोनियन लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, टेम्परेट जोन है ना ये। तो अगर ये क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन में पूछते हैं तो सबसे बड़ा जो है सहारा होता। ठीक है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल में पड़ रहा है, वहां पे टॉरेट जोन है। टॉरेट जोन में सबसे बड़ा समझ में आता है क्योंकि गर्म होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो है पेंटागोनियन, ये टेम्परेट जोन में पड़ रहा है, तो टेम्परेट इज नॉर्मली कूल, बट फिर भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेजर्ट बन रखा है। सो पेंटागोनियन डेजर्ट जो है टेम्परेट का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है ना, ये दोनों जो खास खास डेजर्ट्स है, ये दोनों हमारे साउथ अमेरिका में।
एक अटकामा जो ड्राइएस्ट है, जो पेंटागोनियन ये लार्जेस्ट टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद अमेरिका में हमने 3 देखे, एक मोजावे देखा, एक ग्रेट बेसिन देखा और चिनियाओन देखा। ये सबके एक अलग मैप भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको सिर्फ लोकेट करवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या डेजर्ट्स है। यहाँ पे कैनरी है, तो कैनरी के चारों तरफ से जो है यहाँ पे अपना सहारा डेजर्ट है। यहाँ पे वेनेजुला है, वेनेजुला के साइड में यहाँ पे एक नामीब डेजर्ट है, उसके नीचे कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो गए। फिर यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे थार डेजर्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया अपना चाइना। चाइना के यहाँ पे एक तो इधर है गोबी डेजर्ट, और एक यहाँ पे टकला डेजर्ट। ये चाइना में भी आता है और सेंट्रल एशिया के भी कुछ पार्ट में आता है, ठीक है, टकला, ठीक है। फिर यहाँ पे ईरान है, ईरान में भी 2-3 डेजर्ट्स है, ठीक है, दस्तेलूट, ऐसे ऐसे नाम है उसके, ठीक है। हाँ, टकला, ठीक है। तो ये सब है डेजर्ट्स के नाम। सो ये है दुनिया के डेजर्ट्स, ठीक है। सो ऑल द डेजर्ट्स यू विल फाइंड इन ओनली 2 रीजन्स। दुनिया के सारे डेजर्ट्स 2 रीजन में पाए जाते हैं। एक किसी भी कंट्री के या कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में दिस इज ड्यू टू द कोल्ड ओशन करेंट्स, ठीक है। ये है रीजन 1। दूसरा, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स यू विल फाइंड बिटवीन 30 डिग्रीज नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। दुनिया के सारे डेजर्ट्स हमें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में मिलेंगे, ठीक है। क्यों? ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन इक्वेटोरियल रीजन है, तो इसमें ट्रॉपिकल और टॉरेड क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण ये एरिया में गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादातर जो आपको डेजर्ट्स है वो इस जोन में मिलेंगे। So most of the deserts of the world you will find in only 2 areas. One is western part of the continent. Other is between the latitudes of 30 degrees north to 30 degree south. ठीक है। सो अभी जैसे हम लोग अमेरिका की बात कर रहे थे, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट और चिनियाओन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटकामा डेजर्ट और ये पेंटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका में नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा हमारा अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। फिर इंडिया में ये थार डेजर्ट, फिर दस्ते लूट, दस्ते काविर, ठीक है। दस्ते लूट, दस्ते काविर ड्राइनेस है, दस्ते लूट, दस्ते काविर बैरन लैंड, ठीक है। फिर ये है काराकुम डेजर्ट, काराकुम के इसी एरिया में है टकला मकान डेजर्ट, ठीक है, जो मार्क नहीं है इसमें, लेकिन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चाइना का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी डेजर्ट, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ठीक है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है जो इम्पोर्टेंट है, सहारा डेजर्ट कितने कितने कंट्रीज में है, ठीक है ना। सहारा डेजर्ट जो है कितने कंट्रीज में है, इसकी लिस्ट आप लोग फाइंड करना आज, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सहारा डेजर्ट कितने कंट्री में है, ठीक है। अटकामा डेजर्ट कौन कौन से कंट्री में है, पेंडगोनियन कौन से कंट्री में है, नामीब कौन से कंट्री में, कालाहारी कौन से कंट्री में है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, जैसे दस्ते लूट, दस्ते लूट जो है यहाँ पे ईरान दिया हुआ है, ठीक है। रबुल खली, ठीक है, रबुल खली जो है ये अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में हो गया। ये गिब्सन, ग्रेट सैंडी ये तो हो ही गया ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कालाहारी है, ठीक है, तो ये तो पूरा कॉन्टिनेंट है ना। अब यहाँ पे तो बहुत सारे कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना, उसके बाद नामीब है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो इसमें जो कालाहारी डेजर्ट है ये पड़ता है आपके बोस्टवाना में, ठीक है, कालाहारी बोस्टवाना में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो नामीब है ये सदर्न अफ्रीका में पड़ता है, जिसमें अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका ये तीनों कंट्रीज आते हैं, अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। गोबी डेजर्ट जो है चाइना का सबसे बड़ा डेजर्ट है और मंगोलिया में भी आता है, ठीक है। उसके बाद थार तो पता है सबको इंडिया में है। पेंटागोनियन जो है ये अभी जो हमने देखा ये अर्जेंटीना में है। अटकामा नॉर्थ चीन में है, ठीक है ना। ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाले देख लिए। तो एक सहारा जो है ना, सहारा, सहारा डेजर्ट, यहाँ पे 3 डेजर्ट है एक्चुअल में, सहारा है, लिबियन है और नूबियन है, ठीक है। तो सहारा कौन से कंट्री में है ये आपको
ढूंढ निकालना है, इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट्स क्लियर है? तो ज्यादातर डेजर्ट्स आपको कहाँ देखने हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखना है। रीजन क्या है? ओशन करेंट्स। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, ग्रेट। अब हमें देखना है लोकल विंड्स। अब जो लोकल विंड्स है, पहले इसकी भी थियरी देख लेते हैं। लोकल विंड्स दो टाइप के होते हैं, अगेन हॉट एंड कोल्ड, या वार्म एंड कोल्ड। जो वार्म होगा, ठीक है, जो वार्म होगा ये अगेन दो टाइप का होगा। एक जो वार्म एंड ड्राई होगा, दूसरा जो वार्म एंड ह्यूमिड होगा। सिमिलरली फॉर कोल्ड, कोल्ड में भी दो होगा, कोल्ड एंड ड्राई एंड कोल्ड एंड ह्यूमिड। अब इसको समझना मैप के थ्रू बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है ना। जितने भी हमारे पोलर रीजन वाले होंगे वो सब कोल्ड होंगे, ये तो सिंपल है। एकदम ऊपर एकदम नीचे हवा बह रही है, कोल्ड हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वार्म, जितने भी हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट पे जो भी रीजन्स है वो सारे इक्वेटोरियल बेल्ट वाले वार्म होंगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। अब ये ड्राई और ह्यूमिड कैसे पता करेंगे? अगर कोई लैंड एरिया से सी के तरफ जा रहा है, लैंड से सी के तरफ, तो ये जो है ये ड्राई होगा। बट अगर कोई सी से लैंड की तरफ आ रहा है, तो ये जो है ये ह्यूमिड होगा। सिंपल है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ, तो ये हमारे मेन सारे, इसमें भी कुछ कुछ अपन नहीं देखेंगे, ठीक है, जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अमेरिका के यहाँ पे, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट है, एक चिनूक है, दूसरा सांता आना है। ये नॉर्थर की जरूरत नहीं है, ये फालतू है। ठीक है, इसमें एक सांता आना है और एक चिनूक है। ये दोनों ही जो है समुंदर से लैंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने लेकिन अभी कहा था कि समुंदर से जब लैंड की तरफ जाते हैं वो कैसा होता है? ह्यूमिड होता है। ठीक है, चिनूक और सांता आना दोनों ही जो है ये दोनों ही वार्म है, लेकिन दोनों ही ड्राई है, ह्यूमिड नहीं है। ऐसे कैसे? समुंदर से आ रहे तो ह्यूमिड क्यों नहीं है? इसका रीजन समझो। ठीक है, इसका रीजन ये है कि ये जो अमेरिका का कोस्ट है, ठीक है, दिस इज कैलिफोर्नियन कोस्ट। कैलिफोर्नियन कोस्ट से ये हवा जब आती है, जस्ट लाइक हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, जैसे ही हमारा जो कोंकण एरिया क्रॉस होता है उसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स है, वैसे ही यहाँ पे पहाड़ है। ठीक है, कौन सा पहाड़ है? रॉकीज माउंटेन। ठीक है, तो ये जो चिनूक है और जो सांता आना है, जब ये आते हैं तो होता क्या है कि इनके पास मॉइस्चर होता तो है, लेकिन ये पहाड़ का कौन सा साइड हो जाएगा? जहाँ पे मैं मार्क किया ये वाला, विल इट बी विनवर्ड साइड और लीवर्ड साइड? यस, विनवर्ड साइड। तो बिकॉज ऑफ दैट सारा का सारा इसका मॉइस्चर यहीं पे गिर जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, और इधर बारिश के कारण कैलिफोर्निया का जो कोस्ट है उसको काफी अच्छा पानी मिलेगा। ठीक है, अब जब ये बारिश होती है उस टाइम पे, ये जिस मौसम में ऐसा होता है उस टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड हो रखा होता है, तो ये सारे के सारे जो है ना ये बर्फ से घिरे होते हैं। ये जो रॉकीज माउंटेन है ये बर्फ में है। ठीक है, ये इसके ऊपर बर्फ की चादर लगी हुई है। अब ये जो चिनूक है ये और ये जो सांता आना है, ये जब आते हैं तो ये जब इस बर्फ के ऊपर पड़ते हैं तो ये वार्म करेंट्स थे ना, इसकी बारिश हो चुकी है। अब इसका जो हीट है वो हीट इस बर्फ के चादर को खा जाता है, पूरा पिघल जाता है बर्फ इससे। ठीक है ना, तो चिनूक जो नाम है, चिनूक का नाम ही है स्नो ईटर। चिनूक वर्ड का जो मीनिंग है, इट इज स्नो ईटर।
तो स्नो को जो है वो रॉकीज माउंटेन से खा जाता है। अब जब वो उसके बाद इस तरफ आता है, तो इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में उसके पास एकदम ड्राईनेस है। ठीक है ना, इट इज हॉट बट इट इज ड्राई। समझाई बात? तो ये जो चीनूक है, चीनूक वर्ड का मतलब है स्नो ईटर। ठीक है, तो सांता आना चिनूक दोनों ही वार्म है और ड्राई है। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये है नॉर ईस्टर बिल्जार्ड्स, जो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये है बुरान, यहाँ पे है पुरगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है बिल्जार्ड्स, ब्लिजार्ड्स। ठीक है, ये बुरान है, साइड में पुरगा है, ऊपर ब्लिजार्ड्स है। ऊपर से आ रहा है नॉर्स्टर ब्लिजार्ड्स। ये सारे का नेचर क्या होगा? फ्रॉम विच एरिया आर दे कमिंग? दे आर कमिंग फ्रॉम द पोल रीजन। सो पोलर रीजन से आ रहे, तो इनका नेचर क्या होगा? कोल्ड। सो दे आर कोल्ड वंस। ठीक है, ये सारे जो है कोल्ड है। ठीक है, तो चिनूक हो गया, सांटाना हो गया, ब्लिजर्ड्स हो गया, यहाँ पे ब्लिजर्ड्स हो गया, यहाँ पे पुरगा हो गया, ये बुरान हो गया। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे कोल्ड है। ठीक है, तो एक बार में हमने यहाँ पे कोल्ड निपटा दिया। ठीक है, अब आओ अफ्रीका में। अफ्रीका और यूरोप लोकल विंड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सिरोको दिख रहा है, और यहाँ पे एक खामसिन दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों एक्चुअल में सेम ही हवा है। ये दोनों ही सहारा से निकल कर जाती है यूरोप की तरफ। सिर्फ खामसिन जो है इसको इजिप्ट में बोलते हैं। ये लोकल विंड्स है ना, तो इनके लोकल नेम्स है। सो क्या है कि सिरोको को इस एरिया में, इजिप्ट के एरिया में इसको खामसिन बोलते हैं। और सिरोको, ये सिरोको कहाँ बोलते हैं? मोरोको में। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एक कंट्री है मोरोको, वो मोरोको में इसको सिरोको बोलते हैं। ठीक है, तो सिरोको खामसिन दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों सेम ही काम करने वाले हैं। अब इनका काम क्या है? अब ये कौन से एरिया में? सहारा एरिया में। सहारा एरिया में तो इनका नेचर क्या होगा? हॉट। हॉट एंड ड्राई फिलहाल है, ठीक है ना, हॉट एंड ड्राई फिलहाल है। रुक जाओ। अब ये जो सिरोको और खामसिन है, ये इसके बाद मूव करेंगे इस एरिया में। ये कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन। तो जब ये मेडिटेरेनियन के ऊपर जाएंगे, तो मेडिटेरेनियन से ये पिकअप करेंगे बहुत सारा मॉइस्चर। इट विल हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम। तो ये सारा जो मॉइस्चर है, ये यहाँ से सिरोको और खामसिन, ये डेजर्ट से डस्ट लेकर जा रहा था। कौन से डेजर्ट से? सहारा डेजर्ट से। सहारा की जो मिट्टी होती है, वो होती है रेड, बिकॉज वहां पे आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण रेड मिट्टी लेकर जा रहा है। रेड मिट्टी लेकर जब वो मेडिटेरेनियन के ऊपर पहुंचा, तो उसने बहुत सारा मॉइस्चर भी ले लिया। अब मॉइस्चर भी है और रेड सॉइल भी है। ये सारा लेकर क्या करेगा? ये सारा लेकर जैसे ही ये मेडिटेरेनियन क्रॉस करेगा, तो इधर ये वाला जो कंट्री है, दिस इज इटली। ठीक है ना, तो इटली तक पहुंचते पहुंचते अभी इसके अंदर मट्टी भी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भी भरा हो गया, बहुत हैवी हो गया है। जैसे ही ये मेडिटेरेनियन क्रॉस करता है, तो इटली के ऊपर बारिश करता है। अब इटली के ऊपर जब बारिश करेगा, तो उसके साथ साथ पानी तो गिरेगा ही, साथ साथ वो रेड सॉइल भी गिरेगा, जिसके कारण इटली में होता है ब्लड रेन, लाल कलर की बारिश। समझाई बात? ओके, तो ये हो गया सिरोको और खामसिन। ठीक है, ये दोनों अभी इसका नेचर क्या होगा? हॉट एंड ड्राई नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के ऊपर से वो लेकर जा रहा था, मॉइस्चर लेकर जा रहा था, इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा। समझाई बात? यस। अब ये है हरमैटन। ठीक है, ये हरमैटन को गिनिया डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये हरमैटन को गिनिया डॉक्टर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, देखो ये जो एरिया है गिनिया, ठीक है, ये जो है गोल्ड के लिए जाना जाता था। यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा मिलता था, गोल्ड रिजर्व्स बहुत थे। अब गोल्ड रिजर्व्स थे,
तो ये जो अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेज और यहाँ से फ्रांस, ये दोनों ने आकर यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है, गोल्ड के चक्कर में आ तो गए, लेकिन क्या है कि अफ्रीका की गर्मी सह पाएंगे क्या? नहीं सह पाएंगे। उसके ऊपर से यहाँ पे गिनिया करंट आया था, वो वार्म था, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड होगा। और उसके ऊपर मान लो समर का सीजन है, तो समर सीजन है, ठीक है, गिनिया करंट आ रहा है जो कि वहां पे और ह्यूमिडिटी लेकर आ रहा है, एकदम कोस्टल एरिया में है, तो वहां पे ये मरते थे। ठीक है ना, इसलिए इस एरिया को, गिनिया को, श्वेतों की कबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, कॉफिन ऑफ द वाइट्स। ठीक है, श्वेतों की कबर। ठीक है, कॉफिन ऑफ द वाइट्स। क्या है कि ये लोग सह नहीं पाते थे उतने टेम्परेचर को उधर। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता था, अब पीछे से जब ये हर्मेटन विंड आता है, अब देखो ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है लैंड से सी के ओर। तो लैंड से सी की ओर जा रहा है, मतलब ये हॉट एंड ड्राई होगा। समझ आ रही बात? अब क्या है कि हॉट एंड ड्राई विंड है, अगर ये ह्यूमिड विंड होता तो वो सह नहीं पाते, बट हॉट एंड ड्राई है, इसके साथ कोई मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पे एकदम पसीना पसीना हो रखा है ये लोग। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पसीने में अगर पीछे से हवा आके लगती है तो अच्छा लगता है ना। अब आप पूरा पसीना पसीना हो रखे हो और आपको हवा लग रही है, so you'll feel better। ठीक है, यस, इवेपोरेशन विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो हर्मेटन विंड है, इसको वो लोग कहते हैं गिनिया डॉक्टर। ठीक है ना, डॉक्टर साहब आ गए और हमारी जान बचा ली। ठीक है, कोई डाउट? ओके। यहाँ पे एक डेजर्ट देखा हमने। कौन सा डेजर्ट था? गोबी डेजर्ट। तो डेजर्ट है तो obvious सी बात है, अगर वहां से कोई विंड बह रही है, ठीक है, तो वहां से जो विंड विंड होगी वो कैसी होगी? हॉट एंड ड्राई। यस। तो ये हॉट एंड ड्राई है, प्लस क्योंकि ये गोबी डेजर्ट्स के ऊपर से आ रहा है, तो गोबी डेजर्ट के ऊपर से आने के कारण अपने साथ सारा सॉइल भी लेकर आ रहा है। अब सॉइल ले लिया काराबुरान ने, और ये सारा यहाँ से एक रिवर है, दैट इज कॉल्ड एज येलो रिवर। येलो रिवर क्यों? क्योंकि जो गोबी डेजर्ट है, वहाँ की जो मिट्टी है वो येलो है। तो हर साल क्या होता है, ये जो काराबुरान है, ये काराबुरान वहां से लाकर सारी मिट्टी इस येलो रिवर के अंदर डाल देता है। अब एक चैनल चल रहा है जहाँ पे रिवर है, उस रिवर के अंदर बहुत सारा आपने जो है मिट्टी फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो काराबुरान है, ये काराबुरान हर साल गोबी डेजर्ट से मिट्टी लाकर इस येलो रिवर के ऊपर फेंक देता है। जब येलो रिवर के ऊपर फेंक देता है तो येलो रिवर अपने ट्रैक को छोड़कर आसपास सारे एरियाज में फैल जाता है। इसके कारण वहां पे आ जाती है बाढ़। इसीलिए येलो रिवर को जो है सौरो ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, जैसे दामोदर इज सौरो ऑफ बंगाल, कोशी इज सौरो ऑफ बिहार, सिमिलरली येलो रिवर इज सौरो ऑफ चाइना। चाइना में जो है उसके कारण हर साल बाढ़ आती है। समझ में आई बात? ओके। तो ये हो गया हॉट एंड ड्राई। ठीक है, और चाइना में आ गई बाढ़। ठीक है, अब आओ यूरोप में। ये तीन चार इंपॉर्टेंट विंड्स है यहाँ पे। ठीक है, पहले बात करते हैं मिस्ट्रल की। आपको सुबह उठकर मिस्ट कब दिखाई देता है, कौन से सीजन में? यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गो आउटसाइड एंड यू कैन सी एवरीथिंग फॉग मिस्ट। विंटर में। ओके, तो इसका मतलब ये जो मिस्ट्रल है, ये मिस्ट्रल कहाँ से बहता है? ये बहता है फ्रांस से। और ये पूरा का पूरा मिस्ट टाइप का क्लाइमेट बना देता है। ठीक है, सो जो मिस्ट्रल है, ये फ्रांस से है, और ये कोल्ड है। समझ आई बात? अब ये जो फोहन है, फोहन समुंदर से अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये जाता है स्विट्जरलैंड में। समुंदर से जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वार्म होगा और ह्यूमिड होगा। ठीक है ना, तो फोहन जो है, फोहन इज स्विट्जरलैंड का लोकल विंड विच इज वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, फोहन जो है ये वार्म है, मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड है। ये बोरा है, बोरा का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है ना,
ये यहाँ पे तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आ तो वो ऊपर से रहा है, तो ऊपर से आ रहा है, तो ये कैसा एरिया है? ऊपर जो है पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन से अगर कोई विंड आती है तो इट इज गोइंग टू बी कोल्ड। तो ये जो बोरा है ये आता है हंगरी से, और ये जाता है नॉर्दर्न इटली, एंड इसका नेचर होता है कोल्ड, बोरा। ठीक है, ये है लेवेंटर। ठीक है, ये है लेवेंटर। इसको लेवेंट भी बोलते हैं, लेवेंटर भी बोलते हैं, जनरली लेवेंटर आता है। ठीक है, लेवेंटर जो है ये फ्रांस और स्पेन, ठीक है, ये फ्रांस है एक्चुअल में, और ये स्पेन है। तो फ्रांस और स्पेन ऐसे निकलता हुआ ये समुंदर की तरफ आगे जाता है। तो ड्राई होगा ये, obvious सी बात है। ठीक है, तो ये वार्म एंड ड्राई होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में इक्वेटर के जस्ट पास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये सारा का सारा इक्वेटर रीजन है। ठीक है, तो ये इक्वेटर से ज्यादा दूर नहीं है। तो लेवेंट जो है, लेवेंटर या लेवेंट, इट इज वार्म एंड ड्राई। ठीक है, कौन से कंट्री से? स्पेन और फ्रांस। ठीक है, तो मिस्ट्रल हो गया फ्रांस, फोहेन हो गया स्विट्जरलैंड, लेवेंटर हो गया स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, कारा बुरान हो गया चाइना। ठीक है, एंड इट इज वार्म एंड ड्राई। बुरान हो गया, ठीक है, इधर बुरान था, फिर यहाँ पे पुरगा था, और यहाँ पे ब्लिजार्ड्स था। ये तीनों जो है पोलर रीजन से आ रहे, तो कोल्ड। ठीक है, एंड कहाँ ब्लो कर रहे हैं ये सारे के सारे? रशिया में। ठीक है, बुरान, पुरगा, ये सब रशिया में। ठीक है, अब नीचे आ जाओ यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक जो है वो लैंड से सी में जा रहा है, दूसरा सी से लैंड में आ रहा है, दोनों ही वार्म है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे वार्म है। बट ब्रिक फिल्डर जो है, ये लैंड से सी में जा रहा है, इसलिए वार्म एंड ड्राई है। और साउदरली जो है, ये वार्म एंड ह्यूमिड है। ठीक है, दोनों ही वार्म है, एक वार्म एंड ड्राई है, और दूसरा वार्म एंड ह्यूमिड है। डोंट गो बाय द कलर्स, जनरली इसमें धोखा खा जाते हैं कि ये एक है उसमें रेड, एक है उसमें ब्लू, ब्लू को देखकर लगता है कि कोल्ड है, और रेड को देख कर लगता है वार्म है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कलर्स का कोई वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक है ये हुबूब। ये जो हुबूब है ये नॉन डायरेक्शनल है, कहीं नहीं ब्लो करता, ये रहता है अपना केनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री है केनिया। ठीक है, केनिया का एक लोकल विंड है हुबूब। विदाउट। ओके, सारे हमने, हाँ एक और बच गया, पैम्पेरो। पैम्पेरो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से फॉकलैंड ऑफशूट, याद है? ब्रिक फील्डर कोल्ड होना चाहिए ना, क्यों? वही तो कह रहा हूँ, लैंड से सी में जाता तो कोल्ड कहाँ होता है? ड्राई होता है। ठीक है, ये क्या ये कोई पोलर रीजन से अंदर जा रहा है? नहीं ना, पोलर रीजन से अंदर नहीं जा रहा, तो वार्म क्यों होगा? ये कोल्ड क्यों होगा? ये पैम्पेरो लेकिन क्या है कि ये फॉकलैंड के ऑफशूट से आता है। ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द ऑफशूट ऑफ फॉकलैंड, तो जिसके कारण जो पैम्पेरो है ये कोल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ अमेरिका में एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैम्पेरो, ये कोल्ड है। ठीक है, ओके, ये इंडिया के लोकल विंड्स। ठीक है, तो आज इसको खत्म करते हैं, फिर उठेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के लोकल विंड्स। तो इंडिया के जो लोकल विंड्स है, ये पूरा का पूरा जो गंगेटिक प्लेन्स पे है। ठीक है, स्टार्ट होता है ये पंजाब से, खत्म होता है बिहार में। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं लू। ठीक है, ज्यादातर इंडिया में जो लोकल विंड्स है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ उससे होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें ये मैंगो शार्स की, मैंगो शार्स कर्नाटका में और केरला में होते हैं। मैंगो, टी, कॉफी, इन सब के कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है ये कई बार एग्जाम में भी आया है। ठीक है ना, वैसे आसाम में जो है बरदोली छीरा, बरदोली छीरा जो है ये टी के प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, काल बैसाखी जूट और राइस के लिए अच्छा है। ठीक है, ये जनरली जो है ये मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने में होता है। जब गर्मी होती है ना, तो उस गर्मी में बंगाल से
लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि सारा का सारा विंड ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए बहुत ही टर्बुलेंट हवा आती है, ठीक है ना। तो आंधी तूफान बहुत होता है, और उसमें काल बैसाखी होती है। तो वो जूट एंड राइस के कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। वैसे ही कर्नाटका में जो है चेरी ब्लॉसम एंड कॉफी ब्लॉसम, ये कॉफी के प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा है। बट ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन में ये लू है, ये लू लगना कोई अच्छा नहीं है। ये पूरा बॉडी ड्राई कर देता है, ठीक है ना। पूरे बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो लू अच्छा नहीं है, बाकी सारे अच्छे हैं। अब इसमें एक डाउट होता है, इसमें डाउट ये होता है कि ये जो असम है, ये असम में बरदोली चीरा दिख रहा है। नॉर्मली क्या है कि ज्यादातर नाम उसके रीजन के हिसाब से होता है। तो बरदोली जो रीजन है ये एक्चुअल में तो है गुजरात में, ठीक है। बरदोली नाम का एक गांव है वहां पे, ठीक है ना, गुजरात में, जहाँ पे हुआ था बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह एक्चुअल में गांधी जी को लीड करने के लिए कहा गया था, बट गांधी जी लीड नहीं कर पाए, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा था। तो वल्लभ भाई पटेल जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे सुनते हैं कि वहां पे जो किसान थे, वो लोग अपना मतलब वहां पे वो नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ था। तो बारिश ना होने के कारण वो 2-3 महीने से अपना वो नहीं चुका पाए, टैक्स नहीं भर पाए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि अगर वो टैक्स नहीं भर पाएंगे तो फिर उनका जो घर है वो छीन लिया जाएगा, उनका जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो ये लोग क्या है कि अब पेपर्स बनाने लगे, ठीक है, कि किसके कितने वो टैक्स बाकी है। उनके घरों में जाकर वो लोग जो है टैक्स को कलेक्ट करेंगे, नहीं दे पाए तो घर के जो पेपर है उनसे छीन कर वो अपने नाम में ट्रांसफर करवा लेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे, टैक्स वैक्स कोई नहीं भरेगा, टेंशन मत लो। तो नॉर्मली क्या होता है, इंडी इंडियंस जो है वो लोग इंडियंस के ही पीठ पीछे वार करते हैं ना, इंडियंस के बारे में कोई सीक्रेट बता देते हैं, ऐसा कुछ। इस बार ऐसा हुआ कि वल्लभ भाई पटेल ने एक इंसान को गवर्नमेंट के ऑफिस में, अंग्रेजों के ऑफिस में, ठीक है, जहाँ पे टैक्स वगैरह था, टैक्स डिपार्टमेंट में लगवा दिया। ये बंदे से इनको ये पता चलता कि अगले दिन किसका कागजात बन रहा है और किसके घर में जाकर ये लोग जो है कॉन्फिस्केशन करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे लैंड को, ठीक है ना। तो ये हमारे जो वल्लभ भाई पटेल ये क्या करते थे, जब उनको एक दिन पहले ही पता चल जाता तो इंसान को ही गायब कर देते थे, उसको कहीं और ले जाते थे, गांव से दूर कर दे, घर लॉक, ठीक है ना। तो इन लोगों ने कागजात बनाए, बड़े मुश्किल से घर लॉक मिला, कुछ नहीं कर सकते, चले गए वापस। अगले दिन किसी और का बना रहे, ये इन्फॉर्म कर दे रहा है रात को ही, उसको रातों रात गायब कर दिया, घर गए, लॉक मिला। तो इस तरीके से करते करते पूरे गांव में ही ये लोगों को फाइनली कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है। ये एक एक करके सबको गायब करता रहा, जिसके कारण बरदोली सत्याग्रह में फाइनली ये हुआ, उन्होंने सबके कर्जे माफ कर दिए, ठीक है ना। इस इंसिडेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल को वहां के सारे औरतों ने, बरदोली की औरतों ने उनको ये टाइटल दिया था सरदार का। सो फ्रॉम विच सत्याग्रह दैट वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार, बरदोली सत्याग्रह। बट उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लोकल विल्ड में जो बरदोली चीरा है ये असम में है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ग्रेट। आज काफी लेट हो गया है, ठीक है। सो विल डू द क्वेश्चंस लेटर ऑन, बट काफी सारा कुछ हमारा कवर हो गया आज क्लास में, ठीक है। सो विल डू द क्वेश्चंस लेटर ऑन, और आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।